और दिख रहा होगा मोर। यस थैंक यू। और अपने उस पे सर ओबीएस भी ऑन कर लीजिएगा, ओबीएस पे भी सर रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ ठीक है ठीक है सर, फिर आप शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेलकम सर। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सबकी गुड आप कर ली। अब हम लोग थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं और उसके बाद में हम लोग थोड़ा हम लोग स्टार्ट करेंगे काम की बातें यानी कि पढ़ाई। ठीक है, आफ्टरनून हम लोगों को जो आप लोग विश करते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, हमें अच्छा लगता है कि आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ तब होती है जब आप जो है वो जिस मकसद से हम लोग जुड़े हुए हैं वो मकसद में हम दोनों कामयाब हो जाएं। ठीक है, मैं आपको वो सारी चीजें देने में कामयाब हो जाऊं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और साथ ही साथ आप उस चीज को लेने में कामयाब हो जाएं जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, यानी आपकी सक्सेस। ठीक है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना। तो आपका गुड आफ्टरनून और आपका नमस्ते, आपका जितना भी अभिवादन है वो सब मैंने स्वीकार कर लिया और दिल से स्वीकार कर लिया। बहुत ही ज्यादा आपकी मोहब्बत जो है वो उसको मैंने स्वीकार कर ली। अब हम लोग अपनी जो मोहब्बत है वो शो करेंगे अपने पढ़ाई से। ठीक है, मैं पढ़ाकर और आप पढ़कर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितने लोग भी इस वक्त मतलब मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज क्लास में, लगभग 100 लोग के करीब हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि आपको जो क्लासेस लेनी है वो क्लासेस इस तरीके से लेनी है कि आप रेगुलर, मतलब आज अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आगे भी इस क्लासेस को आप रेगुलर अटेंड करिएगा। ठीक है, अगर एक दिन भी किसी भी वजह से अगर ये जिस दिन आपका पढ़ने का मन ना हो उस दिन बता दीजिएगा कि सर आज छुट्टी दे दीजिए, मैं छुट्टी दे दूंगा, मुझे छुट्टी मनाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्लासेस आप लोग किसी भी हालत में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से लिंक होती है। ठीक है, और अगर आपका वो लिंकिंग गड़बड़ होता है, अगर वो लिंक खराब हुआ तो फिर आप ये समझ लीजिए कि चीजें आपको समझ में आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो हैं सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और सब लोग क्लास शुरू करने से पढ़ें और कोई भी क्लास छोड़ेंगे नहीं। और सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक काम करिएगा, अपना जो भी स्पीकर है वो म्यूट कर लीजिएगा। जब मैं कोई टॉपिक कंप्लीट कर दूं उसके बाद जो है सब लोग अपने अपने सारे स्पीकर जो है वो म्यूट कर लें, क्योंकि किसी के यहाँ म्यूजिक बचेगी तो किसी के यहाँ खाने पे बुलाया जाएगा, कोई नाश्ते के लिए बुलाएगा, कोई चाय देगा। तो ये सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए। पहली बात तो म्यूट कर लीजिए माइक। जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मैं कहूं कि अब बताइए कि कोई आपका क्वेश्चन है, तो फिर आप क्वेश्चन चाहे चैट के जरिए और चाहे आप वर्बली जैसे कि आप पूछ रहे हैं माइक के जरिए वैसे आप पूछिएगा। ठीक है, और अगर जब टॉपिक जब तक कंप्लीट ना हो तब तक बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि वो फ्लो फिर खराब हो जाता है। ठीक है, फिर आप कितने भी क्वेश्चन पूछेगा, मेरे क्लास में क्वेश्चन बिल्कुल अलाउड है। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है कि आप क्वेश्चन हमसे पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन क्लास का जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मैं कहूं कि अब आप क्वेश्चन पूछिए, कोई डाउट है तो फिर आप पूछिएगा। अगर आपको अच्छा आपको समझ में आए तो वो भी बताइएगा, नहीं समझ में आता है तो वो भी बताइएगा कि क्या क्या चीज आपको नहीं समझ में आई है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी चीजों को मैं दूर कर सकूं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पहले समझ में आ गई कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किस तरीके से ये चीजें चलेंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 बस हाँ, परिचय देने की बात लोग कर रहे हैं तो शायद अजय सर ने ऑलरेडी परिचय दे लिया, इसलिए मैंने जरूरी नहीं समझा कि अपना परिचय दूं मैं आपको। फिर भी माई सेल्फ डॉक्टर सलीम, मैं इस वक्त मैं वैसे तो दिल्ली से ही बिलोंग करता हूं, लेकिन आजकल कुछ सिचुएशन की वजह से मुझे लखनऊ रहना पड़ रहा है, तो मैं लखनऊ से आप लोगों से जुड़ रहा हूं और लखनऊ के साथ लखनऊ से जुड़ रहा हूं। और मैं आपकी उस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूं जिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ने इस साल आपको टॉपर दिया है, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल सिविल सर्विसेज एकेडमी से, जहां से टॉपर निकले हैं, वही उसी इंस्टीट्यूट से मैं बिलोंग करता हूं। वहाँ का एलुमनाई भी रहा हूँ, वहाँ का पार्ट भी रहा हूँ। तो
इसलिए आप लोगों को भी वही गुण बताने की गुण जो वो भी तरीके बताने की कोशिश करूंगा जो टॉपर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो होप कि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन काफी होगा और सारा इंट्रोडक्शन मेरी पढ़ाने के तरीके से आपको समझने के तरीके से पता चलेगा। वो ज्यादा मजेदार है कि मैं आपको फायदा पहुंचा पाऊं देन कि मैं अपना बड़ा बड़ा नाम बताऊं और बड़ी बड़ी चीजें अपने बारे में बताऊं। आपको कुछ दिन में खुद ही पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है मैं बहुत बड़ा नाम अपना बताऊं, उससे अच्छा है कि मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अपना माइक ऑन ऑफ कर लीजिए आप लोग। इसी वजह से मैं कभी भी माइक को अलाउड नहीं करता हूँ, चैट से ही करता हूँ। पीछे पूरे घर की बच्चा रो रहा है और सारी आवाजें आ रही हैं, ठीक है। तो मैं अपने बड़े इंट्रोडक्शन देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता हूं कि मैं आपको अगर फायदा पहुंचाऊं तो मेरा इंट्रोडक्शन आप लोग दीजिए सक्सेस होकर कहीं और पर, ठीक है। कि मैं सलीम सर का स्टूडेंट हूं या मैं इस इंस्टीट्यूट में मैंने वो सलीम सर से पढ़ाई करी थी। इसलिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, माई सेल्फ डॉक्टर सलीम एंड मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सिविल सर्विसेज एकेडमी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। वहाँ के अलुमनाई रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। अब वो सब छोड़िए, अभी आप देखिए कि मैं आपको कितना फायदा पहुंचाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं दूसरे उसमें लिंक करता हूँ इसको। तो मेरी आवाज वगैरह बिल्कुल साफ है, क्लियर है, सब कुछ आ रहा है? यस सर, क्लियर। Yes, sir. क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं। हाँ जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हुए हैं। आप सब बहुत ही जल्दी सक्सेस पाएंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं इस एग्जामिनेशन में। और यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल निभाता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल। क्योंकि हर साल लगभग प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली 15 से इसमें पूछे जाते हैं। और ये मैं इसे क्रूशियल इसलिए कहता हूं क्योंकि जिसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन सही हो जाते हैं, वो यही क्वेश्चन डिसाइडिंग, मतलब मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों के यही जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर निभाते हैं किसी एग्जाम यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और इसी तरीके से मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस में थर्ड जो हमारा पेपर है, जीएस थर्ड का पेपर है, तो उस जीएस थर्ड के पेपर में आपको मेंस में जो है आपको दिखाई पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी जानकारी, वो सारी चीजें सब मेंस में भी काम आएंगे। तो इंटीग्रेटेड करके पढ़ाई, क्योंकि अब यूपीएससी उस तरीके का नहीं रह गया कि पहले जो होता था यूपीएससी में कि यूपीएससी का सिलेबस अलग होता, प्रीलिम्स का सिलेबस अलग होता था, मेंस का सिलेबस अलग होता था, वो अब नहीं रह गया। अब यूपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि वही टॉपिक को अगर फैक्चुअल बेसिस पर, यानी कि फैक्ट साथ ही साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, प्रीलिम्स में। और साथ ही साथ इसी सारे फैक्ट, बेसिक्स और इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो उसके अनुप्रयोग होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, इन्हीं को इंटरलिंक करके मेंस में हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि आपको नॉलेज में सारी दूंगा, हर एक टॉपिक का मैं बेसिक बताऊंगा, हर एक टॉपिक का मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, हर एक टॉपिक का आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है, पूरा करंट अफेयर बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर लेंगे। और साथ ही साथ मेंस की आंसर राइटिंग में इन्हीं पॉइंट्स को आप मेंस की आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए कर लेंगे। तो दोनों की तैयारी आप लोग साथ ही साथ करेंगे, ठीक है। तो कोई अलग सा सिलेबस नहीं है, अलग सी चीजें नहीं है। कौन कौन से हैं, हाँ ये बात अलग है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, तो इसमें जो भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे जो भी मतलब चीजें होती हैं, वो बेस्ट अगर किसी भी लैंग्वेज में दी गई हैं तो इंग्लिश में दी गई है, ये आपको पता ही होगा। क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत सारी ना इतनी स्टैंडर्ड की बुक्स अवेलेबल हैं, ना स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ना जो आपका न्यूज़पेपर। ये अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्य की बात है कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत की जो राजभाषा वो हिंदी मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी में मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। ये एक दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्भाग्य मनाने से कुछ नहीं होगा, हम सिस्टम को नहीं बदल सकते। हाँ, अगर हमें यूपीएससी
यूपीएससी के सिस्टम को नहीं बदल सकते या देश के सिस्टम को इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। सिस्टम में बदलना है तो सिस्टम में पहुंचना होगा, और पहुंचने से पहले यूपीएससी को क्वालिफाई करना होगा, और यूपीएससी को क्वालिफाई करने से पहले यूपीएससी के आज के पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी आप कहिए, यूपीएससी आज भी जो है वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की तरफ झुकाव रखता है। और सीधी सी बात है कि मार्केट में जो वो अवेलेबल हैं, जो मतलब कह सकते हैं मटेरियल अवेलेबल है, जो अच्छे मटेरियल अवेलेबल हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इस अनफॉर्चुनेटली जो मैं मतलब अनफॉर्चुनेट बातें कर रहा हूँ या दुर्भाग्य वाली बातें कर रहा हूँ कि इंग्लिश में हिंदी में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसको मैं मतलब उस चीज को हम अपनी कामयाबी के आगे उसके रास्ते में नहीं आने देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जो क्लासेस लूंगा वो एक तरीके से कह सकते हैं तरीके से मैं आप लोगों का लूंगा, मतलब कि मटेरियल जैसे इंग्लिश में अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादातर मटेरियल इंग्लिश में ही अवेलेबल है, अच्छे पॉइंट्स इंग्लिश में ही दिए हैं मार्केट में। तो इस इंग्लिश में मतलब मेरी जो स्लाइड्स होंगी वो इंग्लिश में लिखी जरूर होंगी, लेकिन इसका जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट हिंदी में अनुवादित हो सकता है, जो भी इसके जो भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो हिंदी में हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। और आप सब जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप लोग भी, क्योंकि हमें सीधी सी बात है, हम सिस्टम को बिना यूपीएससी क्वालिफाई किए नहीं बदल सकते हैं। तो यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए समझ लीजिए आज के पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, और आज के पैटर्न को फॉलो करने के लिए बेसिक समझ इंग्लिश की इतनी होनी चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए बेसिक इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं, लेकिन अगर इंग्लिश के टर्म्स यूज किए जाए, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे सूत्र कणिका भी बता सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका, लेकिन सूत्र कणिका अगर यूपीएससी में आप लिखकर आ गए तो यूपीएससी का एग्जामिनर उसे समझ ही नहीं पाएगा, और फाइनली होगा क्या कि सूत्र कणिका की जगह अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे सूत्र कणिका लिखकर चले आए तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, और कहां पे नंबर कटेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जो लोग हिंदी मीडियम में इस साल टॉपर हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अगर आप पता कर लीजिएगा, उनका इंटरव्यू देख लीजिएगा, सब ने यही बात कही है कि हमने हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया है, लेकिन हमने इंग्लिश से परहेज नहीं किया, यानी कि अगर जो टर्म्स इंग्लिश के थे उसको हमने देवनागरी लिपि में, जैसे, लेकिन आप माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि उसको देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास करेंगे, और ये यूपीएससी अलाउड भी करता है, अप्रिशिएट भी करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर सूत्र कणिका लिखोगे तो एग्जामिनर ना समझ पाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे, और नंबर कहां यूपीएससी काटता है, कितने नंबर देता है, ये किसी को नहीं पता होगा। आप किसी को नहीं पता चलता, आप फेल हो जाते हैं, बस आपका रिजल्ट आता है बाद में। अगर आप कॉपी वगैरह चेक करवाते हैं तो एक लंबी प्रोसेस है जिसमें आप पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। लूंगा जिससे कि आपकी इंग्लिश के टर्म्स भी इंप्रूव हो और साथ ही साथ हिंदी के टर्म्स भी इंप्रूव हो, यानी आप इंग्लिश हिंदी में, मैं दोनों में आपको महारत हासिल करवा दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या इंग्लिश के टर्म्स को समझने में और हिंदी के टर्म्स को समझने में ना हो। ठीक है, तो इसलिए नहीं तो इसमें से क्या होता है ना कि 8-10 लोग ऐसे हो जाते हैं जो कसम खा के रखे हुए हैं कि नहीं सर हम तो क्या कहते हैं इंग्लिश नहीं सीखेंगे चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। तो सर उनका सिलेक्शन फिर नहीं ही होगा, कि अगर उन्होंने कसम खा रखी है कि हमें आज के एग्जाम्स के जो यूपीएससी जो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से मुझे मोल्ड नहीं होना है, तो यूपीएससी नहीं आपके लिए मोल्ड होने वाला, वो आपकी जगह पे किसी दूसरे को चुनकर ले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी रिजिडिटी जो होती है, जो आपका जो ये अड़यलपन होता है, ये आपको सक्सेस नहीं होने देगा। आपको आज की डिमांड यूपीएससी की है कि आप बेहतर से बेहतर चीजें वो करें, मतलब प्रेजेंट करें यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, बेहतर नॉलेज प्रेजेंट करें, और आज के हिसाब से यूपीएससी में जो भी मटेरियल अवेलेबल है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, बेहतर मटेरियल जो अवेलेबल है वो इंग्लिश में ही है। तो हम क्यों इतने अड़ियल बने, हमें क्या करना है, अपने आप को मोल्ड बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें सिस्टम में जाना है, और फिर सिस्टम में हम जाकर इंग्लिश पर बैन कर देना, वो अलग बात है। आप जाइए इंग्लिश पर बैन कर दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए इंग्लिश के, भारत में जो भी इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश में चीजें यूज की जाएंगी, उनको गोली मार दी जाएगी। ठीक है, आप वो कर लीजिएगा जब मौका मिले, लेकिन आज की डिमांड ये है कि यूपीएससी को क्वालिफाई करना है तो आपको बेसिक समझ इंग्लिश की होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको जानकारी, इतना चीजें समझ में आ जाए कि भाई आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए, थोड़े से टर्म समझ में आ जाए, इतना आना चाहिए। अगर ये आप नहीं करते हैं तो सर ये बात भूल जाइएगा, यूपीएससी आपके लिए नहीं मोल्ड होने वाला है, यूपीएससी के हिसाब से आपको मोल्ड होना पड़ेगा, और अगर आप लचीले नहीं बने तो फिर आपके लिए ये दिक्कत होगी। तो ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों के बेहतरीन जो दिमाग आपके पास है उसमें समझ में आ गई होगी कि
मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किस तरीके से लेकर चलने की कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश करिए। जो मैं यहाँ पर नोट्स में लिखवाऊंगा उसे नोट्स में मतलब बताता जाऊंगा, उसे अपने शब्दों में, अपनी हिंदी में, अपनी भाषा में नोट करते चलिएगा। जो टर्म मैं बताऊंगा कि ये हिंदी में लिखे जा सकते हैं, उसे हिंदी में मैं बताऊंगा, उसे हिंदी में नोट कर लीजिएगा। जो टर्म मैं बताऊंगा कि भैया इसका हिंदी अनुवाद आपके लिए मुश्किल होगा, तो आप उसे देवनागरी लिपि में उसी टर्म को हिंदी में लिख लीजिएगा। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, तो बहुत, हाँ, तो ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक। हाँ, तो अब क्या कौन है, तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसके मैं बेसिक्स भी आपको बताऊंगा, इसके एप्लीकेशन भी बताऊंगा, इसका हर एक वो चीज मैं बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये टर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी प्रीलिम्स में, मेंस में, हर जगह पे पूछे जाते हैं। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वो है स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये सारी बातें इसलिए बताता हूँ, आपको पता तो होना चाहिए कि आप पढ़ोगे, ठीक है। पता लगा तैयारी तो कर रहे हैं, पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो हमें बहुत सारे लोग, तो मैं जानता हूँ कि 100 लोग यहाँ पर इस वक्त ऑनलाइन है, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोगों को सिलेबस ही नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में इसको हिंदी में आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं, तो यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, ठीक है। यह डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी हम लोग पढ़ेंगे। रक्षा के में जो तकनीक, के बाद हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। न्यूक्लियर की इसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के नाम से इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। नाभिकीय प्रौद्योगिकी से पढ़ा हम लोग बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी, इसका कोई हिंदी नहीं हो सकता, तो इसे नैनो तकनीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो पढ़ेंगे वो बारे में पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से सुपर कंप्यूटर, ये सब हमारा सिलेबस है। जब आप मींस के जीएस थर्ड पेपर में जाएंगे तो आपको ये सिलेबस शॉर्ट में दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में कर दे रहा हूं, जो कि आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, अब यहाँ पहले सीख रहे हैं, ये सब नहीं। कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आजकल बहुत ज्यादा टर्म चल रहा है क्वांटम कंप्यूटर्स का, तो क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कंप्यूटर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है, उनका अनुप्रयोग क्या होता है, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एआई के बारे में। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। इसे, ठीक है, बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। टॉपिक है रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग रोबोटिक्स के बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा में बने हुए हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो तकनीक है, स्वास्थ्य संबंधी जो चर्चा इस वक्त हो रही है हमारे उसमें, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉपिक में, ठीक है। तो होप कि आप लोगों ने इस सब सारे टॉपिक्स नोट कर लिए होंगे कि कौन कौन सी चीजें हम लोग देखेंगे। इनके हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल ABCD से मैं पढ़ाऊंगा, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसके एडवांस लेवल पर भी जाएंगे, फिर इसके हम लोग एप्लीकेशन लेवल पर भी जाएंगे, कि हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे इसका जो है फ्यूचरिस्टिक क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि मैं ABCD से शुरुआत करके आपको Z तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको इस क्लास से ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। तो होप कि आप लोगों ने इस सारी चीजों को नोट कर लिया होगा। सर नीचे की 2 Yes, लाइन sir. थोड़ा बता दीजिए। ये वाले, ये रोबोटिक्स है और ये हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज मतलब कि आपके स्वास्थ्य संबंधी जो इस वक्त चीजें चल रही हैं उनके बारे में बात होगी। यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी है, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, रोबोटिक्स और हेल्थ इश्यूज जो है स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी तकनीक है उनके बारे में, या स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, जो चर्चाएं हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। होप की समझ में आ गया होगा आपको। हेलो सर जी। जी सर, बताएं राजन जी। सर जो आप बोल रहे हैं सर, इस पर लिखा हुआ आ रहा है चैट में। क्या लिखा आ रहा है? सर जिससे आप जो कुछ बोलते हैं वो हिंदी या इंग्लिश में चैट में हाँ हाँ, लिखा हुआ आ रहा है। एक सेकंड देखता हूँ मैं। सर हमारे पे जा रहा है कि सबके पे जा रहा है? नहीं आ रहा सर, मेरे पे सही भी है। आ रहा No, है। sir, नहीं एक आ रहा सेकंड, है। हु इज अननोन, नहीं आ रहा है। नहीं अरे मेरे तो दिक्कत क्या है, अगर आ रहा है तो क्या परेशानी, आने दो। हाँ और क्या,
सही बात है, लिखा आ रहा है तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना कि सारी बातें आपको लिखा हुआ भी दिखाई पड़ रही है। वहां पे तभी तो आ रहा है ये। हाँ, बाकी ऐसा क्वेश्चन पूछो जो काबिल हो थोड़ा यार, क्या बीच में डिस्टर्ब करते। ठीक है, तो चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया आप Yes, लोगों ने sir. ये Yes, ये sir. सारी Yes, चीजें। यस सर, नोट हो गया। हो गया सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ, सबने नोट कर लिया है। ठीक है, अब अच्छा, ये जो इस पर आप लोग ये वो करते हैं, एनोवेशन ऑन कर देते हैं ना, ये लिखता रहता है हमारे उस पर भी लिखता है, ये मत करिए, ठीक है। या अगर आपकी तरफ कोई टेक्नो हो तो उसे ऑफ कर दीजिए उधर। तो चलिए, तो बाय द वे अब आगे बात करता हूँ कि ये सारी चीजें, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जो जिस टॉपिक को लेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट के साथ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उन पर बनते हैं, और साथ ही साथ हर साल जो है उन पर वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। वो दो टॉपिक जो कि बहुत मजेदार होते हैं, बहुत लंबे, थोड़ा लंबे भी हैं। ठीक है, वो दो टॉपिक आ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, और दूसरा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर साल लगभग घूम फिर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस में भी लगभग उस पर एप्लीकेशन पर हर साल नहीं कह सकते तो फिर ये कह सकते हैं कि मतलब वो घूम फिर कर उससे रिलेट करते ही हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट ये इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, सारी चीजें हैं। तो कल तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी से स्टार्ट करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी हेडिंग डाल लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक मतलब हो जाता है जैविक, जो जैव से संबंधित है, प्रौद्योगिकी वो टेक्नोलॉजी जो कि जीवों पर उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, जो जीवों के ऊपर प्रयोग में लाई जाती है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से समझिए। तो सर, ये जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग हम जीवों पर कैसे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैंने क्या बताया कि बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी दो टर्म से मिलकर बना है, एक जैव और दूसरा किया जाता है, जीवित चीजों पर किया जाता है, तो उसे हम जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। अब मामला यह आ जाता है कि सर आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है जीवों पर प्रौद्योगिकी का उपयोग? तो सीधी सी बात है, क्योंकि जब हम प्रौद्योगिकी का उपयोग जीवों पर करते हैं तो इससे या तो हम मनुष्य की, ठीक है, जो मनुष्य है उस मनुष्य की बीमारियों का इलाज करते हैं, या मनुष्य की समस्याओं को उसका समाधान करते हैं, या फिर मनुष्य के लिए कुछ ऐसी उपयोगी चीजें बनाते हैं जो मनुष्य के फायदे की हो। तो सब कुछ जो दुनिया में इंसान कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, सीधी सी बात है। और इसमें कोई आपको मतलब इसमें बहुत ज्यादा मतलब वो करने की जरूरत नहीं है कि अरे सर मनुष्य अपने फायदे के, बिल्कुल हर काम मनुष्य अपने फायदे। अगर जीव जंतुओं की इस धरती पर मौजूद जीव जंतुओं को बचाने के लिए भी कोई काम कर हो रहा है तो वो भी मनुष्य अपने फायदे के लिए कर रहा है। आज एनवायरमेंट के बारे में जो इतनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये है कि भैया अगर ये अर्थ जो है हमने सेव नहीं करी तो हम जाएंगे कहां, हम मारे जाएंगे। ठीक है, हमारा अस्तित्व तो ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो मनुष्य अपने आप को हमेशा सेंटर में रखता है, अपने फायदे के लिए काम करता है। तो ये जो जैव प्रौद्योगिकी है, ये मैंने क्या बताया, ये जो प्रौद्योगिकी है, जब प्रौद्योगिकी का उपयोग जीवों पर किया जाए मनुष्य की बेहतरी के लिए, मनुष्य के लिए अच्छे उत्पाद बनाने के लिए, मनुष्य की समस्याओं को दूर करने के लिए जब प्रौद्योगिकी का उपयोग जीवों पर किया जाता है तो इसे ही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मनुष्य की बेहतरी के लिए, मनुष्य के फायदे के लिए किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रौद्योगिकी डायरेक्ट किस पर यूज होगी? जीवों पर यूज होगी, यानी जीवों में कुछ बदलाव किया जाए, जीवों में कुछ बदलाव किया जाए, लिविंग सेल्स में बदलाव किया जाए, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें बदलाव किया जाए। ठीक है, कुछ रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो होती हैं, ठीक है, आनुवंशिक तकनीकें जो होती हैं उनका उपयोग किया जाए, तो ये सब क्या कहलाती हैं? आपकी जैव प्रौद्योगिकी कहलाती हैं। तो अब ये जो जैव प्रौद्योगिकी है, अगर इसकी बात की जाए तो जैव प्रौद्योगिकी को बहुत सारे रंगों में बांटा गया। इनका जो एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे इनका अनुप्रयोग हो सकता है, कहाँ कहाँ पे ये जो है वो
कह सकते हैं इनका उपयोग किया जा सकता है, इनका कई रंग प्रदान किए गए हैं। कभी इनको लाल जैव प्रौद्योगिकी में रखा जाता है, कभी इन्हें हरा जैव प्रौद्योगिकी में रखा जाता है, कभी इन्हें नीले जैव प्रौद्योगिकी में रखा जाता है, कभी इन्हें भूरे जैव प्रौद्योगिकी में रखा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग रंगों में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, इनके अनुप्रयोगों के आधार पर। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सुनाओ और उसको अपने शब्दों में नोट भी कर लीजिए कि जब प्रौद्योगिकी का उपयोग जीवों पर किया जाए मनुष्य की बेहतरी के लिए, मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए या मनुष्य की बेहतरी के लिए, मनुष्य की समस्याओं के समाधान के लिए, तो उसे जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। और इन जैव प्रौद्योगिकी के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, और इन एप्लीकेशन को हमने इन एप्लीकेशन के आधार पर, इनके अनुप्रयोगों के आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकार के रंगों में इन्हें हमने बांट दिया है। ठीक है, इन्हें विभिन्न प्रकार के इन्हें विभिन्न प्रकार के रंगों में मैंने बांट दिया है। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, ठीक है, एक बार में सुना कीजिए। ठीक है, बार बार बीच में वो मत बताया कीजिए कि बोल दीजिए, एक कम से कम 3-4 बार मैं बोल चुका हूं, तो इसलिए बहुत अच्छे से सुनिए। मैंने क्या बताया कि जब प्रौद्योगिकी का उपयोग जीवों पर किया जाए मनुष्य की बेहतरी के लिए, मनुष्य की समस्याओं के समाधान के लिए, या मनुष्य के प्रयोग में लाई जाने वाली चीजों को बनाने के लिए, तो उसे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, इनके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, और उन अनुप्रयोगों के आधार पर उनको कई रंगों में बांटा गया है। ठीक है, अनुप्रयोगों के आधार पर उन्हें कई रंगों में बांटा गया है, जैसे लाल जैव प्रौद्योगिकी में, हरे जैव प्रौद्योगिकी में, नीले जैव प्रौद्योगिकी में, भूरे जैव प्रौद्योगिकी में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, सबने नोट कर लिया, सबने समझ दिया, बिल्कुल सबने लिख लिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो अलग अलग रंग होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग जो रंग होते हैं, इन रंगों का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी, तो अगर हेल्थ और मेडिकल, अगर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, बिल्कुल शॉर्ट में लिखिएगा, कहानी मत लिखने लगिएगा, शॉर्ट में लिखने, इसको नोट करिएगा। अगर लाल जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, लाल जैव प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है कि जब हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है, अपने स्वास्थ्य के सुधार में करें, ठीक है, मेडिकल में करें, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जीन थेरेपी आजकल यूज की जा रही है, नई दवाएं बनाई जा रही हैं, तो अगर हम जीन थेरेपी में, ठीक है, जीन चिकित्सा में, ठीक है, या नई दवाएं बनाने में, यानी हेल्थ में, अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए करें, मनुष्य की स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जब हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, तो उसे कैटेगराइज किया जाता है लाल जैव प्रौद्योगिकी में। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए एक लाइन में कि जब हम स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए जब हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, तो उसे हम रेड बायोटेक्नोलॉजी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल जीन चिकित्सा, ठीक है, जीन चिकित्सा हो गई। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो है पिंक बायोटेक्नोलॉजी, पिंक बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए, यानी कि गुलाबी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पिंक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है या क्या होता है पिंक बायोटेक्नोलॉजी। तो जब जैव प्रौद्योगिकी, आप ध्यान से सुनिएगा, पिंक, स्लो बोलिए। अच्छा, स्लो बोलें, चलिए। कैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी लिख, नोट कर लिया आपने? जी सर, जी सर। एग्जाम्पल में क्या बोले हैं सर, एग्जाम्पल में क्या बोले हैं? चलिए, तो रेड बोल दीजिए ना। सर हेलो सर, सर हाँ, आप हाँ। हमें पीडीएफ भेज सकते हैं क्या सर? फिर अरे सर, पीडीएफ भी भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे, लेकिन इस वक्त समझना जरूरी है। अब आप पीडीएफ भेजने के चक्कर में ये ना हो जाए कि आप लिखना बंद कर दीजिए, समझ रहे हैं? तो इसलिए लिखते रहिए, सुनो 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 सुनो। मामला यहाँ पर यह है कि बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बताने के, जिस तरह से मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, उस भाषा में आप अपनी एक लाइन में नोट करिए। जो आप कहानी लिखने का, जो ये पोथी भरने का जो सिस्टम आप लोगों ने डेवलप कर रखा है, उसे बंद करिए। इस शॉर्ट में चीजों को लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके साथ हमेशा लिमिटेशन होगी वर्ड्स की। ठीक है, तो आप पहले एक बार सुनिए, मैं कई बार एक चीज को 3-4 बार रिवाइज बोलता हूँ, उसे एक बार सुनिए, फिर अपने शब्दों में तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है, और मैं आपको थोड़ी देर पॉज ले लूंगा एक चीज समझाने के लिए। ठीक है, तो अब पहली बात तो रेड बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी की बात अगर आ जाती है, तो लाल जैव प्रौद्योगिकी से बोलते हैं। ठीक है, जब स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए, जब स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए जब जैव प्रौद्योगिकी का यूज किया जाए, ठीक है,
स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए तो उसे लाल जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, हिंदी बोल रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसका एग्जाम्पल जीन चिकित्सा हो गई। जीन चिकित्सा से हम अनुवांशिक बीमारियों का इलाज करते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? लाल जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ गया। ठीक, इतनी बात तो आप समझ में आ गई? यस सर। सबको समझ में आ गई? जो बोल रहे थे बहुत तेजी से बोल रहे हैं, अब उनको तो समझ में आ गई ना सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, दूसरे पे पहुंचे हम लोग, दूसरे नंबर पर पिंक बायोटेक्नोलॉजी। पिंक बायोटेक्नोलॉजी मतलब गुलाबी जैव प्रौद्योगिकी। गुलाबी जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है? गुलाबी जैव प्रौद्योगिकी में ये थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि जब हम सजावटी चीजों के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, ठीक है, अपने लग्जरी के लिए, अपने मजे के लिए जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो पिंक बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है, यानी कि गुलाबी। अब मजे के लिए क्या हो सकता है? आप अपने घर में रह रहे हैं, अब घर में रह रहे हैं, आपको घर के अंदर मौजूद हैं, तो घर के अंदर जब आप मौजूद हैं तो घर के अंदर आप चाहते हैं कि एक एक्वेरियम बनाएं, ठीक है, यानी जिसमें मछलियां रखी जाती हैं, मछलियों का एक छोटा सा पॉन्ड बनाएं या एक्वेरियम बनाएं। तो एक्वेरियम तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अब आप चाह रहे हैं कि हम ऐसी, सबके घर में मछलियां हो, मतलब सब बहुत सारे घरों में एक्वेरियम होता है, वहां पे मछलियां पाई जाती हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा ज्यादा है, मुझे थोड़ा सा इसको ऐसा बनाने कि लोग देखें, कहें वाह ऐसा एक्वेरियम नहीं देखा है। तो आजकल क्या किया जा रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ऐसी मछलियां बनाई जा रही हैं जो कि रात में चमकती हैं, ठीक है, जैसे जुगनू चमकते हैं वैसे रात में मछलियां भी चमकती हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ऐसी मछलियां बनाई जा रही हैं जो कि रात में चमकें। तो आपने अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर के लग्जरी के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया और अपने घर में वो मछलियां रखी जो कि रात में चमकती हैं। तो इस तरीके का अगर कोई सामान अपने घर में आप यूज कर रहे हैं जो जैव प्रौद्योगिकी की मदद से बनाया गया है, आपके घर को बेहतर बनाता है, आपके घर को मतलब घर को अच्छा शो करता है, ठीक है, तो अच्छा शो करता है, यानी शोपीस की तरह से आप रख रहे हैं, उसको मजे के लिए रख रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? गुलाबी जैव प्रौद्योगिकी के अंदर, ठीक है, गुलाबी जैव प्रौद्योगिकी के अंदर आता है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई आप लोगों को? गुलाबी जैव प्रौद्योगिकी क्या मतलब? बिल्कुल समझ में आ गया। कुछ लोग आजकल कुछ ऐसी दवाएं आ रही हैं, सॉरी, कुछ लोग जब शराब पी लेते हैं तो शराब बहुत ज्यादा जब पी लेते हैं तो हैंगओवर हो जाता है। सुना होगा हैंगओवर के बारे में? ये सब तो इंग्लिश टर्म तुम लोग खूब अच्छे से जानते होगे, ठीक है। और सर हाँ बिल्कुल 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 मैं समझ रहा हूँ। और अभी इंग्लिश टर्म जीन थेरेपी बताई तो वो ना समझ में आई तुम्हें, लेकिन एंटी हैंगओवर बताइए तो समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। तो हैंगओवर जो होता है, तो हैंगओवर से बचने के लिए कुछ दवाएं आ रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई है कि आप उसे खा लीजिए तो आपका हैंगओवर नहीं होगा। तो ऐसी दवाएं बनाई जा रही हैं। तो ये भी दवाएं क्या है आपको मतलब क्या कर रही हैं? आपका पीना क्या होता है? अच्छी शराब जो लोग पीते हैं वो लग्जरी आइटम है, तो लग्जरी को मेंटेन करने के लिए आप ऐसी दवाएं खा लेते हैं कि आपको हैंगओवर होता ही नहीं, कितना भी आप पी लें। तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? पिंक बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। तो मुझे लगता है पिंक बायोटेक्नोलॉजी भी अब आप लोगों को 100% समझ में आ गई होगी। जी सर। जी सर। हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं 1 मिनट 30 सेकंड का पॉज ले लूंगा जिससे कि आप चीजों को नोट कर सकें। ठीक है, तो चमकदार मछलियों को बनाने में या अपने घर को सजाने में अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी का यूज कर रहे हैं, तो वो गुलाबी जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। तीसरा आ जाता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अब ग्रीन तो आपको समझ में आ जा रहा होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है मतलब अगर हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग अपनी फसलों को बेहतर बनाने में करें, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग अगर हम फसलों को बेहतर बनाने में करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? हरी जैव प्रौद्योगिकी या हरित जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा रही हैं, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें बनाई जा रही हैं जिससे कि उनका उत्पादन बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। तो ये जो जीएम क्रॉप्स बनाई जा रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जो फसलें बनाई जा रही हैं, वो जो है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसका एग्जांपल होगा। ठीक है, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी भी आपको समझ में आ गई होगी, हरित जैव प्रौद्योगिकी भी समझ में आ गई होगी। क्लियर है सबको? जी सर। और समझा दीजिए इसे हरित जैव प्रौद्योगिकी को। अच्छा, हरित जैव फिर से समझा दें। जी सर जी। हाँ जी, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जब फसलों को बेहतर बनाने के लिए, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाए,
ठीक है। तो ऐसी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जब फसलों को का उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसलों को बेहतर बनाने के लिए किया जाए, तो ऐसी जैव प्रौद्योगिकी को हम हरित जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। जैसे आजकल जीएम क्रॉप्स नाम आपने सुना होगा, या हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुना हो। तो ये जो आपकी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें हैं, इनमें क्या किया जा रहा है, इनमें कुछ ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं, ऐसी फसलें जो कि जिनका उत्पादन बेहतर ढंग से है। ये क्या करती हैं, अपने ऊपर कीड़े मकोड़ों को लगने ही नहीं देती हैं। तो ये किसकी मदद से बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है आपकी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से जीएम क्रॉप्स को बनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो जीएम क्रॉप्स हैं, ये एग्जांपल किसका हो गई, हरित जैव प्रौद्योगिकी की। आप समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया? सर बीटी कॉटन भी तो होता है सर। हाँ, तो बीटी कॉटन इसी का एग्जांपल है, बैगन है, ठीक है, जीएम मस्टर्ड है, ये सब इसी के एग्जांपल है। फसलें तो आ जाएंगी ना सर? हाँ, सारी फसलें आ जाए, मतलब सारी फसलें जिनमें जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जब फसलों के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए किया जाए, तो क्या किया जाए, वो किसके अंतर्गत आएगी, हरित जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि श्वेत जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है। अब ये जो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी है, ये क्या है, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कारखानों में कुछ ऐसे उत्पादित करते हैं, जैसे कि आप बायोपॉलीमर बना रहे हैं, बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन बनाने के लिए। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जब जैव ईंधन जैसे उत्पादों को बनाने के लिए अपने इंडस्ट्रीज में, अपने कारखानों में इसका उपयोग किया जाए, किसी चीज का उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाए, तो इसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, श्वेत जैव प्रौद्योगिकी या कह सकते हैं व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर इसको रखा जाता है। तो मतलब यह है, जब कारखानों में उत्पादन करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज का, जैसे कि जैविक ईंधन का उत्पादन करना है, जैव पॉलीमर का, यानी ऐसी प्लास्टिक बनाना जो कि मतलब बायोपॉलीमर हो, जो कि आसानी से डिग्रेड हो जाए। ठीक है। तो जैव बनाई जा रही है, जिसे बायोपॉलीमर कहते हैं, या फिर जैविक ईंधन बनाने में इसका यूज किया, जैसे कि वो पीने के भी काम में आता है, और साथ ही साथ इसका उपयोग आजकल गाड़ियों में भी किया जा रहा है, यानी अपनी कार्स में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको जैव ईंधन की कैटेगरी में लाते हैं। ऐसे बहुत सारे जैव ईंधन प्रोड्यूस होते हैं। तो सारे के सारे जैव ईंधनों को उत्पादित करने के लिए, साथ ही साथ नए प्रकार की प्लास्टिक बनाने के लिए, जब इनका कारखानों में इसका एप्लीकेशन किया जाए, कारखानों में इसका उपयोग किया जाए, तो इसे व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या श्वेत जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इसे रखा जाता है। होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। नोट कर लिया इसे? यस सर। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रे का मतलब भूरा। ठीक है, भूरा। अब अगर बात की जाए, तो आपका इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन, अगर इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन की बात हो, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन का मतलब, अगर सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना कलम रोक कर सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, कि जब उनसे रिलेटेड समस्याओं को दूर करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, तो उसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में रखेंगे। ठीक है। इसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी या स्लेटी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे। इसे ब्राउन नहीं कहेंगे, हिंदी में इसे बोलेंगे स्लेटी, यानी कि थोड़ा सा मतलब काले और सफेद। तो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहां पे किया जाता है, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी कहां पे यूज होती है, एनवायरमेंटल एप्लीकेशन में, यानी कि पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने में जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो उसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में रखेंगे। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल क्या होगा, ऑयल ज़ैपर है। ठीक है। तो ऑयल ज़ैपर नाम का जो बैक्टीरिया, जब तेल का रिसाव हो जाता है समुद्रों में, जहाज जो है आ रही है तेल को लेकर, वो डूब गई, तो सारा तेल जो है समुद्र में फैल गया। अब समुद्र में जब फैल जाता है तेल, ठीक है, पेट्रोल फैल जाता है, तो ये सारा का पर एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया बनाया गया। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, विशेष प्रकार का बैक्टीरिया बनाया गया, जिसका नाम था ऑयल ज़ैपर नाम बैक्टीरिया। ये जो ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया था, इसको भेज दिया गया वहां पर जहां पर ये समुद्र में तेल का रिसाव हुआ था। तो ये ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया ने गया और इसने क्या किया, ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया ने इस सारे तेल
को खाकर खत्म कर दिया, जिससे कि वहां पर सफाई हो गई, वहां के जीव जंतु मरने से बच गए। तो ऑयल जैपर, तो जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हमने क्या किया, ऑयल जैपर नाम का बैक्टीरिया जो ऑयल स्पिल था, तेल का रिसाव था, उसे खत्म किया। तो ये एक बेहतर एग्जांपल है किसका, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अगर हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो इसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी या स्लेटी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसे रखते हैं। तो होप कि ग्रे बायोटेक्नोलॉजी भी आपको समझ में आ गई होगी। इसे एक को खत्म करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो इसे देवनागरी लिपि में ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बायो रिमीडिएशन के नाम से जाना जाता है। तो जब हम पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो इसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है ये? यस Yes, सर, sir. क्लियर है। यस सर। क्लियर है। सर एक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, पूछो सर पूछो। जैसे बताया आपने कि जो ये ऑयल जेपर बैक्टीरिया होता है, तो ये हम्म। मतलब पहले से ही होता है या फिर रिसा होने के बाद इसे मतलब वहाँ पे बनाया जाता है या फिर इसको प्रोड्यूस नहीं किया नहीं, जाता है? पहले से ये लैब के अंदर आपके जो लैब होती हैं उन लैब के अंदर पहले ही बना के रखा जाता है। और जब कहीं पर भी इस तरीके का ऑयल स्पिल होता है या कहीं पर भी तेल का रिसाव होता है तो उनको लैब के अंदर, लैब समझते हैं ना, प्रयोगशाला के अंदर से इसको ले जाकर वहां पर छोड़ दिया जाता है। और क्योंकि बैक्टीरिया जो है अपने आप बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, तो ऑयल जैपर बैक्टीरिया क्या करता है, जब ऑयल्स को खाता है, ऑयल को खत्म करता है, तो उसकी जो है वो उसी से एनर्जी लेता है और फिर उसी एनर्जी से अपने बच्चे पैदा करता है, जिससे कि और सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो सारे बैक्टीरिया मिलकर क्या करते हैं, वहां की सफाई करते हैं। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जी सर। तो सर जैसे मतलब अभी वर्तमान में जो वहाँ पे अभी रसिया और क्रीमिया वाले ब्रिज में वहाँ पे जो एजो सी के ऊपर जो रिसा हुआ है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया को छोड़ा जाएगा इस वहां प्रकार पे से? भी छोड़ा जा सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा छोड़ा जाए, ठीक है, लेकिन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं ना, वो तो रशिया के ऊपर डिपेंड करता है या और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है जो उसके भागीदार हैं, वो बता सकते हैं कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। हम उस पर ये नहीं कह सकते ना कि वहां किया ही जाएगा। हाँ, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ओके सर। हो गया। नेक्स्ट आ जाता है येलो बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल हर बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 100% समझ में आ रही है? कमेंट में बताइए, वैसे मत बताइए, कमेंट बताइए, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं यस 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 यस, तो फिर समझ नहीं आएगा यस हुआ कि नो हुआ, ठीक है। तो चलिए, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत मजेदार बच्चे हैं, और बस अच्छे से करते रहिए आप लोग। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, येलो बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। येलो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि पीला जैव प्रौद्योगिकी या पीत जैव प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका उपयोग जो है वो, ठीक है, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था कि अगर एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, कृषि में कर रहे हैं, तो वो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। लेकिन अगर उसी को आप खाद्य उद्योग में करें, यानी उसी कृषि उत्पादों को लाएं और खाद्य उत्पादों को बनाने के लिए करें, ठीक है। खाद्य उत्पाद अलग होते हैं, कृषि उत्पाद अलग होते हैं। कृषि उत्पाद हो गया गेहूं चावल, और खाद्य उद्योग हो गया चावल से जो रोटी बना रहे हैं आप, ठीक है, चावल से या गेहूं से जो रोटी बना रहे हैं या चावल बना रहे हैं, वो खाद्य उद्योग हो गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो येलो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग खाद्य उद्योग में किया जाता है। जब खाद्य उद्योगों में अगर हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और कुछ बेहतर चीजें बनाते हैं, तो हम इसे किसके अंतर्गत के अंतर्गत रखते हैं। अब सीधा सा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये अल्कोहल बनता है, बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट फंगस होता है, कवक होता है, तो ईस्ट लिए, ठीक है। या फिर आप जो ये करते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, तो ये जो छोले भटूरे के लिए आटा उठाया जाता है, आटे को जो उठाया जाता है, तो इसमें भी आप ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ईस्ट का प्रयोग आप खाद्य उद्योग में कर रहे हैं, आटे को उठाने के लिए कर रहे हैं, शराब को बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? येलो बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि पीली बायोटेक्नोलॉजी या पीली जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब उससे कंफ्यूज खेत वाले से मत होइए, खेतों में हम क्रॉप को इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, वो अलग हो गई, वो हरित जैव प्रौद्योगिकी है। और खाद्य उद्योगों को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा खाना बनाने के लिए, अच्छी शराब बनाने के लिए अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो येलो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा, यानी पीत जैव प्रौद्योगिकी के अंदर या
पीला जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये आ जाएगा। ठीक है, तो येलो बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। Yes, क्या sir. बताएंगे? यस सर। जी सर। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। इससे आप लोगों को ये भी अच्छे से पता चल रहा है कि एक्चुअली इसमें इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि अरे यार, ये भी जो शराब बन रही है, जो हमारे यहाँ छोले भटूरे बन रहे हैं, जो हमारे यहाँ बायोफ्यूल जैव ईंधन बन रहा है, सब में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग हो रही है। जी सर, हर जगह जैव प्रौद्योगिकी उपयोग हो रही है। तो ये आपको सिर्फ कलर ही में नहीं बता रहा हूं, बल्कि आप लोगों को इसके एप्लीकेशन के बारे में भी आपको पता चल रहा है। अब आपका दिमाग खुल रहा होगा कि एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पे भी जैव प्रौद्योगिकी, यहाँ पे भी जैव प्रौद्योगिकी, यहाँ पे भी। तो जैव प्रौद्योगिकी सिर्फ जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा में नहीं उपयोग हो रही है, आपके घरों में भी यूज हो रही है। आप जो रोज सुबह शाम खाना पीना खाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके एप्लीकेशंस का भी पता चल रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं सर, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी यानी भूरी जैव प्रौद्योगिकी। अब भूरी जैव प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जो कि रेगिस्तान है, और रेगिस्तानी जगहों पर अगर नई कुछ ऐसा काम किया जाए कि वहां की रेगिस्तानी जगह पर अगर वहां की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए कोई जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। मतलब मान लीजिए कि वहां पर आप कुछ ऐसी फसलें उगाते हैं जो कम पानी में मतलब डेवलप हो सकें। ठीक है, साथ ही साथ वहां का जो तापमान बहुत अधिक होता है, उस तापमान को कम करने के लिए अगर जैव प्रौद्योगिकी का किसी तरह उपयोग कर पाए। ठीक है, तो अगर आप रेगिस्तान में रेगिस्तान के हालात को सुधारने के लिए, मैंने क्या बताया कि अगर रेगिस्तान के हालात को, रेगिस्तानी जगहों को, या जहां पे पानी कम पाया जाता है, ऐसी जगहों को सुधारने के लिए अगर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, तो वो कहां पर, वो किसके अंतर्गत आती है? ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत उसे रखा जाता है। ठीक है, तो उसे ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो जैसे हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप को बना रहे हैं, मतलब कि ऐसी फसलें बना रहे हैं जो कि कम से कम पानी में उग सकती हैं, तो ये ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। जैसे में क्या सर? जैसे कुछ ऐसी फसलें हम उगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कम पानी का उपयोग करती हैं। ठीक है, कम पानी का उपयोग करती है, जिससे कि रेगिस्तानी जगहों को भी वहां पे खाने पीने की जो आपूर्ति है वो पूरी की जा सके। तो इस तरीके की का एग्जाम्पल जो है वो ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आ जाता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, नीली जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, नीली जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो अगर हम वाटर सिस्टम में, पानी में, या फिर समुद्र में, ओशन में, ठीक है, तो ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग अगर हम समुद्रों में करें, तो ऐसी कंडीशन में समुद्र में करें, तो ऐसी कंडीशन जो बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, यानी समुद्री चीजों में हम इसका उपयोग करें। एक सेकंड रुकिएगा।